नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज हम पहुंचे हैं भाई गद्दी खेड़ी गांव में। गद्दी खेड़ी गांव जिला रोहतक में पड़ता है। अखिल मुर्रा पशुपालन समिति द्वारा प्रथम आयोजन कराया गया है, ये कंपटीशन कराया गया है जिसमें हरियाणा नस्ल की गायें और भैंसों के ऊपर प्रतियोगिता थी। तो इसी में दो दांत और खीरी बछड़ियों में हरियाणा नस्ल में जो प्रथम रही है बछड़ी, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये गौ माता रही है और इनके ओनर हैं, हमारे मित्र हैं, परम मित्र लीला जी। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, तो आगे का अनुभव, मेले का क्या अनुभव रहा और क्या क्या पशुपालकों को, गोपालकों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या नस्ल शुद्धता के पैरामीटर हैं, उस पर बात करेंगे। लीले भाई, एक बार सभी दर्शकों को राम राम श्याम श्याम कर दो। सभी गोपालक पशुपालक पाठक देखने वाले को सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय गौ माता। तो कितनी गौओं ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था? पार्टिसिपेट में भाई जी यहाँ दो दांत और खीरी का था और इसमें लगभग 17 से 18 बछड़ी थी, दो दांत और खीरी में जी। तो उसमें अपनी बछड़ी ने पहला प्राप्त स्थान किया जी। तो कैसा महसूस कर रहे हो प्रथम आने के बाद? बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी है भाई साहब। और मेरे को नहीं, मतलब किसी भी जमींदार की या पशुपालक की अगर कोई गाय भैंस से जो मतलब प्रथम स्थान पे आती है तो उसको खुशी होती है भाई साहब। तो एक बार थोड़ा पेडिग्री वगैरह, गौ माता इसका फादर साइड से, मदर साइड से कुछ रिकॉर्ड है अपने पास या खरीदी है? नहीं भाई साहब, ये इसकी माता जो लक्ष्मी है अपने घर पे है भाई साहब, और इसका जो पिता है वो 50, 28, 56 है। और 1 साल की बछड़ी थी जी। मेरा मित्र है कुलदीप, जो दुर्जनपुर से है, उसकी रिश्तेदारी मैंने दे दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी मतलब ये। तो उसके बाद मैंने मन कहा मैं वापस देने का कोई विचार, उन्होंने बोला भाई साहब हमारे पे समझी को नहीं, आप ले जाना था तो ले जा सकते हो जी। तो उनसे फिर मैंने वापस ले ली जी। तो अभी कितनी उम्र होगी बछड़ी की? इसकी 16 महीने उम्र है भाई जी। तो ये बहुत लाड प्यार से पाल रखी है आपने, ये बिल्कुल मेरे को बार बार चाट रही है। हाँ बिल्कुल, ये ज़्यादातर मतलब लाड ही करती है भाई साहब ये, क्योंकि इसका मतलब साथ में बच्चे खेलते रहती है। और ज़्यादातर मैंने तो नहीं हूँ, जो कुलदीप भाई है उसकी रिश्तेदारी में जारी, उन्होंने ज़्यादा आदत डाली इसको। मतलब वो ज़्यादातर मतलब इसको रोटी राटी या गुड़ गाड़ देते रहते थे, तो ज़्यादा मतलब ये आदमी का ज़्यादा एज करती है जी। तो ज़्यादातर मेले होते हैं, हर बार मेलों पे ऑब्जेक्शन उठती है। तो आप तो खैर ऑब्जेक्शन आज आपकी तो रही नहीं, प्रथम आ गए। तो ये जो आयोजन हुआ है इसमें क्या लग रहा है आपको, कैसी व्यवस्था थी और न्याय ठीक से कर रहे थे, जज अच्छे थे? हाँ बिल्कुल, जज बहुत अच्छे थे भाई साहब। तकरीबन मान के चलो जी, अगर ब्रीड का चयन अच्छा करने वाला जज हो तो मतलब ये पता चल ही जाता है, दर्शकों को भी पता चल जाता है कि ब्रीड कैसी है और फर्स्ट है या सेकंड है जी। जज से पहला तो मतलब दर्शक ही कर देते हैं कि मतलब ये आने वाली है या ये आने वाली है, क्योंकि दर्शकों को पहले ब्रीड दिख जाती है कि इसमें अच्छी क्वालिटी है और इसमें नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे और मेले होते हैं, जगह जगह होते हैं, उनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है कि भाई कुछ पैरामीटर निर्धारित किए जाएं, किस हिसाब से जजिंग हो? क्योंकि कई बार हमने भी ऐसा देखा, हो सकता है हम इतने जानकार नहीं हैं भाई, पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि नंबर 1 कोई और लगती है और चुन और ली जाती है। तो कुछ अपने हिसाब से ये सलाह अगर हमारी बात उन ऑर्गेनाइजेटरों तक पहुँचे जो आयोजित कराते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? शायद भाई साहब अपनी बात का उनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश यही रहेगी उन्हें तक बात पहुंचाने का जरिया यही है जो उन तक पहली तो मतलब वो नस्ल की गुणवत्ता देखे कि ये हरियाणा नस्ल है या थारपारकर है या मुर्रा ब्रीड पे, कोई भी ब्रीड हो उसमें पहले तो मतलब ब्रीड का चयन करे कि ये ब्रीड अच्छी है या उसके साथ में कोई ना कोई मिक्स है। और ज़्यादातर जो जज है मतलब वो या तो किसी न किसी दबाव में आ जाते हैं। इस कैटेगरी, इस मेले की नहीं कह सकता मैं, पिछली कई मतलब प्रदर्शनियों में भी गया हूँ और आगे की भी मतलब आशंका यही रहती है यार क्या करेंगे वहाँ जाके, वहाँ तो मतलब पहले से ही मतलब सौदा फिक्स है जी। तो इस बछड़ी को पहली बार लेके आए हो आप? हाँ, इस बछड़ी को पहली बार लेके आया हूँ भाई साहब ये। तो पहली बार में इसने जीत हासिल कर ली? हाँ, पहली बार में इसने पहला स्थान प्राप्त किया भाई जी। तो एक सभी जो पशुपालक हैं, गोपालक हैं, इस बात की सबको शिकायत रहती है कि भाई हरियाणा नस्ल या कोई भी नस्ल, उसका सरकार ने कोई भी पैरामीटर तय नहीं कर रखी, कोई पुस्तिका ऐसे समय समय पर रिलीज होनी चाहिए, नहीं होती, ना कहीं चार्ट मिलते। तो आम पशुपालक को कैसे पता चले कि ये हरियाणा नस्ल है कि नहीं है? क्योंकि सामान्य जो गोपालक है उसके लिए तो जो उसकी अच्छी बुगले जैसी साफ़ सुथरी और सफ़ेद गौ माता दिखती है, उसी को अपनी को प्योर ब्रीड लेके और 200, 250 किलोमीटर से आते हैं किराया भाड़ा लगा के। तो आप थोड़ा जितना आपको नॉलेज है भाई, हम और आप सामान्य से ही लोग हैं, तो हरियाणा नस्ल के ब्रीड करैक्टर मोटे मोटे, ताकि बेफिजूल का जो खर्चा है उससे लोग बच सकें, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए।
बड़े भाई देखिए, इतना कोई ब्रीडर है, बड़ा ब्रीडर तो मैं हूँ नहीं। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है और जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें जो हरियाणा नस्ल है उसमें ये गलकम्बल है, ये थोड़ी कम रहती है। अगर ज़्यादा हो गई थोड़ी भारी तो ये थारपारकर में आएगी, और इससे ज़्यादा कम होगी तो ये नागौरी में आएगी। दूसरी बात, चेहरे की बनावट होती है। अगर इसमें थोड़ा फेस यहाँ से पतला आ गया तो ये नागौरी में आ जाएगा। अगर ये हेड है, मतलब इसका अगर थोड़ा चौड़ा और खुला आ गया तो ये थारपारकर में आ जाएगा। तो ज़्यादातर हरियाणा में पोल देखते हैं। पोल किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। पोल जो ये बीच में दोनों सींगों के बीच में माथे में होता है भाई, ये पोल होना हरियाणा नस्ल में बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ब्रीड कैरेक्टर में आता है जो सदा से हम सुनते आए हैं बुजुर्गों से, और जज भी मेरे हिसाब से इस चीज़ पर फोकस करते हैं। हाँ, जज भी इस चीज़ पे फोकस करते हैं। कुछ फिर सींगों का आकार, जो सींगों की बनावट होती है, ज़्यादातर किसी के छपरे होते हैं, किसी की इस आकार में होते हैं। तो ज़्यादातर मतलब हरियाणा नस्ल के ऐसे होते हैं। जैसे हमारी जो कृष्ण भगवान की एक फ़ोटो है, उसमें एक गौवंश दिखा रखी है जो, तो उस जैसे सींगों का आकार होता है, वो प्योर शुद्धता में होता है। मेणी भी आ जाती हैं। हाँ, मीणी भी हरियाणा नस्ल में आती है जी। मतलब वो मीणी नहीं रही भाई साहब, जो हमारे बुजुर्गों के पास थी वो मीणी अब देखने को बहुत ही कम है भाई साहब, 1 से 2% है जी। और हरियाणा नस्ल में ज़्यादातर क्या है जी, पाँव पे आते हैं। अगर ये हरियाणा नस्ल के ये करैक्टर बिल्कुल शुद्ध है जी। इसमें अगर इससे थोड़ा पतला पाँव आ गया तो नागौरी में आ जाएगी। अगर इससे थोड़ा चौड़ा पाँव आ गया तो मतलब वो थारपारकर में कहलाएगी जी। अच्छा, कई भाइयों का मतलब कहना है कि डांट अगर जितनी बड़ी होगी उतनी हरियाणा होगी। डांट मतलब हम्प और थुई बोलते हैं जिसको, इसके बारे में बताना चाह रहे हो आप? जिसको मतलब हम्प और ठुई बोलते हैं। कई भाइयों का कहना है कि जितनी हम्प मतलब बड़ा होगा उतनी हरियाणा नस्ल होगी, लेकिन ये मेरा मानना नहीं है। हम तो मतलब ये डांट तो थोड़ी बहुत चराई से भी थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है, लेकिन ठीक सा अगर इसका शुद्धता के हिसाब से आकार देखे तो इसका थोड़ा ये होना चाहिए, जो ये वाला जो ये मतलब हरियाणा नस्ल के करैक्टर को दर्शाता है कि मतलब इसमें ये शुद्धता है जी। तो पूंछ का भी कोई ऐसा मापदंड है कि भाई पूंछ इतनी ही हो या नीचे से इस तरह की हो? पैरामीटर के हिसाब से तो मापदंड है भाई जी, लेकिन मापदंड पे जज खरे नहीं उतरते। अब किसी की पूंछ यहाँ से ज़्यादा भारी होती है और ज़्यादा, देखिए इस तरफ आ जाओ एक बार कैमरामैन। ये देखो बिल्कुल सटीक सी है। ये हरियाणा नस्ल में बिल्कुल यही होती है भाई साहब। गोडों से थोड़ी ही निचनी, अगर गोडे तक रहेगी ये पूंछ तो ये थारपारकर में आएगी। एक नाक को लेके मेड़ों में विवाद हुआ है, आप अपने अनुभव से ये बताइए कि हरियाणा नस्ल में बोलते हैं कि नाक का जो रंग है सामने से ब्लैक ही होना चाहिए, तो क्या जज इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि या कैसा भी चल जाता है, थोड़ा बहुत लाल भी रहता है सामने से? तो भाई साहब देखो, ज़्यादातर तो मतलब जज की सोच तो यही होती है कि बिल्कुल ब्लैक हो, लेकिन बिल्कुल ब्लैक सभी गौ माता का नहीं होता। किसी का हल्का सा थोड़ा सा रेड में मिलता है, हल्का सा, आधी ना मतलब ब्लैक होती है, आधी थोड़ी ब्राउन सी होती है, वो भी हरियाणा में चलती है जी। तो ये अपने वाली का ब्लैक है वैसे? हाँ, इसका बिल्कुल ब्लैक है जी। अगर नीचे से देखेंगे तो 2-3 पॉइंट है नीचे से, हल्का सा नीचे की साइड में से, लेकिन ये हरियाणा में आती है भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि प्राथमिकता अगर काले वाली है तो उसी को दी जाएगी। हाँ, कहने का मतलब ये जज की भावना होती है जी। मतलब अगर इसका नाक काला है और आंखों की पुतलियाँ काली है तो मतलब वही हरियाणा में है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आपने जो नागौरी का और इसका फ़र्क बताया, नागौरी तो ऐसी है जैसे नील गाय, रोज बिल्कुल रोज जैसी। अगर सामान्य व्यक्ति समझना चाहे तो ये खेतों में हर कोई देखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हरियाणा नस्ल के और 2-4 ब्रीड करैक्टर भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हम सुनते आए हैं। चाल होती है, छोटे कदमों से हरियाणा चलती है, बिल्कुल टक टक पैर निकाल के और गर्दन ऊपर करके ऐसे चेस्ट सामने निकाल के चलती है वो। तो और पशुपालकों को, गोपालकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? और इसके अलावा भी और भी नस्लों पर काम करते हो, अगर हरियाणा नस्ल ही है बस एक? हरियाणा और थारपारकर पे ही काम करते हैं भाई साहब। शौक ही अपना बचपन से हरियाणा और थारपारकर पे ही है जी। थारपारकर की भाई लीला भाई की हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, 4,25,000 ना? हाँ, 4,21,000 की। 4,21,000 की एक बछड़ी सेल की थी KGSG के अर्जुन बुल की। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो। वो भी बहुत बेहतर वीडियो थी, लीला भाई ने काफ़ी अच्छी बातें कही थी उसमें, आप उसको भी देखिएगा। इसके अलावा और कोई संदेश देना चाहोगे? बड़ी समस्या ये है गऊओं में, एक तो हरियाणा नस्ल के अच्छे बुल नहीं हैं, गिने चुने हैं तो सीमन वगैरह को कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो इस बारे में थोड़ा बहुत ऐसा मार्गदर्शन करो जो नए गोपालक हैं कि भाई कैसे इस चीज़ से निदान पाया जाए। भाई साहब, इस चीज़ से निदान जब पाया जाएगा जब तो एक तो हम सीमन कहीं से भी लेने जाते हैं तो बुल का चयन करते हो अच्छी तरह से नहीं कहते। अब जैसे मैं कह देता हूँ कि वैसे फलाना बुल है वो बहुत अच्छा है, मेरी भी ना माने और किसी की भी ना माने, पहले बुल की उसकी कैटेगरी देखिए वो क्या है, उसमें नाभि है या ना है, उसका माथा का आकार कैसा है,
कहने का मतलब यानी कि ब्रीड के बारे में अगर उसको नहीं पता तो किसी डॉक्टर से पूछे, भाई हम ये हमारी गौ माता इस पर कौन सा सीमन रखवाएं। अगर सीमन एआई कंसीव नहीं करती है तो अपने गांव में बुल की व्यवस्था होगी, अगर नहीं होगी तो आजकल बहुत सारे ब्रीडर है और यूट्यूब पे भी बहुत सारी बातें मिल जाती है, उनसे पता करें कि आपके आसपास एरिया में शुद्धता का बुल कौन सा है, चाहे वो थारपारकर गाय हो चाहे वो हरियाणा नस्ल की गाय हो। तो अगर शुद्धता के ब्रीड तौर पे अगर शुद्धता पे ही उसको क्रॉस कराएंगे तो अच्छा रहेगा भाई साहब। नहीं तो ऐसे ही मतलब हर किसी के कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ से गाय निकलती रहेगी कि इसमें थारपारकर मिक्स है, इसमें हरियाणा मिक्स है, इसमें जर्सी क्रॉस मिक्स है जी। एक हरियाणा को लेके लोगों में धारणा ये है कि दूध कम देती है और लात लूत मारती है। तो मेरे हिसाब से ये गऊ जो आपकी बछड़ी दिख रही है ऐसी, इसमें तो कोई शिकायत लगती नहीं। ये कहाँ तक सही है, आप क्या मानते हो इसमें? भाई साहब मैं तो स्टार्टिंग से ही मतलब 100% सही मानता हूँ कि हरियाणा नस्ल बिल्कुल ठंडी और शांत स्वभाव की होती है, लेकिन उसके रख रखाव पे मतलब डिपेंडिंग होता है भाई साहब। अब जैसे नई हरियाणा नस्ल की गौ माता हम लेके आते हैं किसी दूसरे खुंटे से, वो एक बार अपना नेचर गर्म करती है भाई साहब, क्योंकि पिछले मालिक से दूसरे मालिक के पास आएगी तो उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, वो दूध भी घटा देती है। और लेकिन कई बार ये ऐसा भी होता है कि पिछले मालिक से हम प्रेग्नेंट गायें लेते हैं और अगले खुंटे पे हमारे पास आके मतलब वो 4 से 6 लीटर देती है, तो हमारी धारणा तो यही रहेगी भाई साहब इसने 4 से 6 लीटर दूध दिया है, कहाँ की देसी है जी। मेरा कहने का मतलब ये कि अच्छी ब्रेड जो अच्छी दूध की कैटेगरी को लेकर चले ना, तो उसमें शुद्धता देखो कि इसमें कितनी शुद्धता है, ये कौन से सीमन की है या कौन से सांड की है, और इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, मतलब ये दूध लाइन की है या ना है, तो उस पर ठीक रहेगा भाई साहब। तो आपने इस बछड़ी की माँ लक्ष्मी बताई, हाँ, लक्ष्मी का मिल्क रिकॉर्ड क्या रहा है? लक्ष्मी ने अपने घर पे 14 साढ़े 14 लीटर दूध दिया भाई साहब। तो अपने पास अभी तक हरियाणा नस्ल में सबसे टॉप मिल्क रिकॉर्ड की गायें किस पीक मिल्क तक गई है? अपने पास हरियाणा नस्ल की तो एक वो लक्ष्मी है भाई साहब, उसी की प्रोजनी है, और उससे दूसरी है जो थारपारकर है वो 20 लीटर की है भाई साहब। हरियाणा अभी तक आपके पास यही 14-15 लीटर 14-15 लीटर की है भाई साहब। तो 14-15 लीटर भी दूध कम नहीं होता भाई। एक बार थोड़ा सा हाथ फिरा के दिखाओ बछड़ी पे, ताकि क्योंकि लोग ये भी बोल देते हैं कि वीडियो में बोलने की बात दूसरी है, आप अगर नज़दीक जाओ तो देख सको भाई। बिल्कुल शांत है भाई साहब, बिल्कुल शांत है, चाहे बिल्कुल तड़ा बैठ जो ऐसे नहीं कि मतलब ये। एक बार कैमरामैन भाई नज़दीक से दिखा दियो, लोगों का ये भ्रम थोड़ा सा दूर करने की हम कोशिश करेंगे भाई। अगर आप अपनेपन के साथ रखोगे तो प्यार की परिभाषा जो नई खड़ी कर सकती है गौ माता को कोई और जीव नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, इसीलिए इसको महत्ता दी जाती है जी। बिल्कुल एक सीमन सिलेक्शन में मैं हमेशा सरकारी फार्म का पक्षधर रहता हूं, और उसका मुख्य कारण ये भी है कि कम से कम वहाँ लूट नहीं है, झूठे प्रचार नहीं है। और ये भी मैं हमेशा मानता हूँ, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो HLDB हरियाणा का सरकारी फार्म, उसकी जो मुर्रा आज जहाँ खड़ी है हरियाणा को पहुँचने में वहाँ भी और लंबा समय लगेगा। फिर एक बार मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सीमन का सिलेक्शन करें तो कहाँ से, मतलब पहले प्राथमिकता किसको दी जाए, सरकारी सीमन को या प्राइवेट को? प्राइवेट को दी जा सकती है अगर उसके फील्ड में रिजल्ट दिखते हैं तो एक बार आप बताइए इस पर क्या सही रहे? भाई साहब मेरे हिसाब से तो सरकारी से अच्छा रहेगा, क्यों उसके पास पिछली 2-3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड रहेगा, और उसके पास ये भी नहीं है कि प्राइवेट वाला तो झूठ तूफान बोल के 12 लीटर से 18 लीटर आजकल बहुत सारे ब्रीडर है वो बना देते हैं भाई साहब। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी गाय मतलब 12 से 18 भी दिखे, क्योंकि प्राइवेट कोई भी हो और सरकारी जो संस्था होती है उसके पास रिकॉर्ड होता है भाई साहब। सरकारी कभी भी झूठी नहीं होती संस्था भाई साहब। आप इसमें भी फ़र्क मानते हो? मान लो एक गाय अच्छे दूध की है और अच्छे बुल का सीमन लगवाया है, उसकी तुलना में जिसकी 4-5 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है वो बेहतर रिजल्ट देगा? जी बिल्कुल देगा भाई जी। अब मान के चलो पिछली 3 से 4 पीढ़ी वो अच्छा रिकॉर्ड दिखा रखा है, और आगे जो 10 लीटर दूध वाली पे 15 लीटर वाली जो का बेटा है उसका सीमन यूज करेंगे, जो 10 लीटर वाली से 12 से 13 लीटर की दूध की निकल के आएगी भाई जी। क्योंकि होता ऐसा है कि प्राइवेट वाले या कोई भी एक माँ का मिल्क रिकॉर्ड देख के सीमन ले लेते हैं। मेरे हिसाब से जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज़ नोट की गई है, उसके ऊपर ब्रीडिंग की गई है, वो बेहतर रिजल्ट देगी। अकेले दूध पर भी नहीं जाना, हम नगर नस्ल शुद्धता पर जाना तो बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। तो लास्ट में आप और जो आपके साथ कंपटीटर थे जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उनका के सम्मान में क्या कहना चाहोगे भाई, जो फतह नहीं कर पाए पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही चुने गए हैं, या और भी एक आध को
प्रोत्साहित किया गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही चुने गए भाई साहब। देखो गौ माता वो भी अच्छी थी, हमारी जो हिंदू धर्म में हम गौ माता मानते हैं, गौ माता सारी अच्छी है, पर लेकिन यहाँ पे आके मतलब वो जज को जजमेंट करना होता है कि ये हरियाणा नस्ल में प्योर क्वालिटी कौन सी है। गौ माता को मैं बुरी नहीं बताऊंगा, सभी गौ माता अच्छी है और यहाँ पे जितनी भी आ रही थी अच्छी गौ माता थी, लेकिन जब हमने ब्रीड का चयन किया तो उसमें ये फर्स्ट आई और एक वो सेकंड और थर्ड आई है जी। भाई ये बहुत बड़ी बात है। आपने अक्सर विवाद की जड़ यही देखी होगी कि जो जीत जाता है वो दूसरों को नीचा दिखाता है। कंपटीशन लेस मात्र से हार जीत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे एक धावक माइक्रो सेकंड से हार या जीत हासिल करता है, वैसे ही ये है। जिन गऊओं ने यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वो सब अच्छी थी। हाँ, ये जज के हिसाब से भाई उनमें से थोड़ा सा 21 या 20.5 निकली तो इसको प्रथम रख दिया गया। जितने भी और पार्टिसिपेट करने वाले हमारे गोपालक भाई थे, अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कम से कम आपने हिस्सा लिया, आपके घर एक गौ माता तो है। और लीला भाई को भी हमारी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। गौ माता को भी हमारी तरफ से भाई जी शुभकामनाएं भाई, झुक के नमन है। जल्द मिलते हैं किसी अच्छे पशुपालक के साथ, गोपालक के साथ, अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।